अध्याय 111 ताबूत लौटाना। परिस्थिति उस मोड़ पर आ गई थी जहां हुआनगेंग गांव में हुई असाधारण घटनाओं के कारण और प्रभाव सब कुछ स्पष्ट हो गए थे। भूतों से बना एक गांव। एक व्यक्ति जो भूत के ताबूत का उपयोग करके पूरी तरह से भूत में बदलने की कोशिश कर रहा था। इस काम को पोस्ट करने वाली कंपनी का असली मकसद यहां की असाधारण घटनाओं को सुलझाना या घोस्ट कंट्रोलर अनिकेत को बचाना नहीं था, बल्कि घोस्ट कॉफिन को हासिल करना था। यह एक ऐसा ताबूत था जिसके बारे में माना जाता था कि इसमें किसी इंसान को पूरी तरह से भूत में बदलने की क्षमता है। हालांकि यह कोशिश सफल नहीं हुई, फिर भी इसका अनुसंधान के लिए बहुत अधिक महत्व था। अगर इस घोस्ट कॉफिन से कोई रास्ता निकाला जा सकता तो शायद दुनिया भर में होने वाली असाधारण घटनाओं पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा सकती थी। हालांकि अनिकेत की स्वार्थपरता के कारण ताबूत के अंदर का भूत उसमें वापस नहीं जा पा रहा था। वह लगातार गांव में भटकता रहा। यही डर का असली कारण था, और इसका समाधान वास्तव में बहुत आसान था। भूतों से निपटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लोगों से निपटना ही काफ़ी था। इस समय बिना सिर वाला घोस्ट शैडो अनिकेत का सिर पकड़े हुए था। वह पीला बेजान था, फिर भी उसमें जान बाकी थी। कौन जानता था कि उसके भीतर कौन सा भूत उसके सिर कलम होने के बाद भी उसे जीवित रखने का ये चमत्कार कर रहा था। हालांकि अनिकेत का सिर लेने के बाद बिना सिर वाले घोस्ट शैडो ने उसे सिर्फ अपने हाथों में नहीं रखा, बल्कि धीरे धीरे ऊपर उठाया और अपनी गर्दन पर रख दिया। एक भयानक भूत की प्रवृत्ति उसे एक संपूर्ण शरीर बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये व्यवहार रोहित के नियंत्रण में नहीं था। एक और अप्रत्यक्ष नियंत्रण का नुकसान है ना। रोहित की नज़रें झपकीं। अगले ही पल बिना सिर वाले घोस्ट शैडो के शरीर पर अनगिनत लाल भूत आंखें खुल गईं। उसे फिर से उन आंखों से जमीन पर दबा दिया गया और वह एक परछाई बन गया। अनिकेत का सिर गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। रोहित, घोस्ट कॉफिन में प्रवेश करने के बाद तुम्हें ये जानना चाहिए कि हम, जो पूरी तरह से भूत बन चुके हैं, अपने शरीर के अंदर के भूतों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। इस ताबूत को किसी भूत के हवाले करना सरासर बेवकूफ़ी है। वह लगातार संघर्ष करता हुआ गुर्राया। वह रोहित को अपना विचार छोड़ने के लिए मना रहा था। तुम एक घोस्ट कंट्रोलर हो, एक रक्षक बनने के बड़े विचारों के साथ, लेकिन मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं बस जीवित रहना चाहता हूँ, उस तथाकथित संभावना के लिए जिसके पीछे तुम पड़े हो। क्या हम सभी को यहाँ बलिदान कर देना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सहमत हो जाऊंगा? हास्यास्पद, जब जान ही जाने वाली हो तो इतना कुछ सोचने की क्या ज़रूरत है? रोहित ने गंभीरता से कहा। बात करना बंद करो, वह भूत अंदर आ गया है। फिर रोहित ने बेहोश हरीशपाल, अनिकेत के सिर और उसके शरीर को एक तरफ कर दिया, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि वे बिखरे न रहें और भूत के पहले निशाने पर न आ जाएं। एक आदमी फिर से कमरे में दाखिल हुआ। यह एक किसान के वेश में एक बूढ़ा आदमी था, थोड़ा दुबला पतला और साधारण कपड़े पहने हुए। उसके चेहरे पर जीवन का कोई निशान नहीं था। एक बर्फीली मौत की हवा चल रही थी। ये बूढ़ा आदमी तपन था, जिससे रोहित ने पहले गांव में प्रवेश करते समय जानकारी मांगी थी। लेकिन अब वह इस भूत की नई पहचान बन गया था। तपन के अंदर आने के बाद उसकी भूरी सफ़ेद आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने कोने में बैठे रोहित और दूसरों को नहीं देखा, बल्कि खाली ताबूत पर ध्यान केंद्रित किया। घोस्ट कॉफिन अब खाली और बिना किसी के था। थोड़ी देर रुकने के बाद तपन सीधे ताबूत की तरफ चलने लगा। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल में एक डर की भावना पैदा हो गई। भले ही वह जानता था कि क्या होने वाला था, एक ऐसे भूत के साथ आमना सामना जिसका कोई हल नहीं था, फिर भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। कृपया कोई जटिलता ना हो, बस आज्ञाकारी बनकर ताबूत में लेट जाओ, हमने तुम्हारे लिए जगह भी बना दी है। वह अपने मन में चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। भूत के ताबूत में प्रवेश करने के अलावा एक और संभावना थी। वह ये कि वह पहले उन पर हमला करेगा। अगर ऐसा होता तो यह विनाशकारी होता। अब भूत बन चुका तपन घोस्ट कॉफिन के बगल में पहुंच गया था, कोने में बैठे रोहित से 2 मीटर से भी कम दूरी पर। एक और कदम और उसे पकड़कर छुआ जा सकता था, लेकिन इस बार भाग्य साथ था। भूतिया तपन ने रोहित पर हमला नहीं किया, शायद इसलिए कि रोहित, हरीशपाल और अनिकेत के अंदर के भूत उन भूतों से कहीं ज्यादा थे जिन्हें वह दबा सकता था, और कुछ खास परिस्थितियों की कमी के कारण उसने हार मान ली। या शायद घोस्ट कॉफिन में वापस जाना किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी था। उसी क्षण रोहित ने बूढ़े तपन को देखा, जो ताबूत के किनारे पर खुद को सहारा दे रहा था, एक हाथ से अपने शरीर को थामे हुए था और एक अजीब हरकत के साथ घोस्ट कॉफिन में गिर गया, जो अजीब तरह से एक थॉमस साल्टो जैसा लग रहा था। किसी भी एथलीट की हरकतें भी उसकी तरह सटीक नहीं होती। सौभाग्य से ये सिर्फ आधा चक्कर था। अगर यह कुछ और चक्कर लगाता और वह कोई और करतब दिखाता तो वह छवि बहुत ही अद्भुत हो जाती। आखिरकार यह अंदर चला गया। मेरा अनुमान गलत नहीं था, इसका असली मकसद यही था, रोहित ने मन ही मन सोचा। चर्र चर्र। इसके बाद एक जोड़ी दुबले पतले और खुरदुरे हाथ, जो खेत की मिट्टी से सने हुए थे, ताबूत के अंदर से बाहर निकले।
ताबूत के ढक्कन को, जो एक तरफ हटा दिया गया था, पकड़ा और फिर धीरे धीरे उसे खिसकाना शुरू कर दिया। उन हाथों से ताबूत का ढक्कन वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ के साथ ढक्कन अपनी जगह पर बैठ गया। पूरी तरह से सीलबंद घोस्ट कॉफिन फिर से ढक गया, अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। तुरंत शोक सभा में शांति लौट आए। जिस परिणाम की उम्मीद थी वह हो चुका था, चौंकाने वाला फिर भी हानिरहित। भूत घोस्ट कॉफिन में वापस आ गया था। यह असाधारण घटना अब खत्म हो जानी चाहिए थी। ये फिर से बाहर तो नहीं आएगा। रोहित ने काफी देर तक घोस्ट कॉफिन को घूरता रहा। उसे विश्वास नहीं हुआ और वह करीब से देखना जारी रखा। घोस्ट कॉफिन स्थिर रहा। ढक्कन के अचानक खुलने के कोई संकेत नहीं दिखे जिससे भूत फिर से बाहर आ सके। अगर भूत सचमुच फिर से बाहर आने की कोशिश करता तो रोहित अपनी पूरी ताकत से उसके ताबूत के ढक्कन को दबाए रखने के लिए तैयार था। ये सिर्फ एक सवाल था कि क्या वह उसे रोक पाएगा या नहीं। लेकिन इसमें बहुत मुश्किल होती, कम से कम न्यूटन, आइंस्टीन और उनके जैसे लोगों के ताबूतों के ढक्कन को दबाने से कहीं ज्यादा। ये खत्म हो गया। लगभग 1 घंटे की चौकसी के बाद रोहित को आखिरकार यकीन हो गया। भूत एक बार घोस्ट कॉफिन में घुसने के बाद निश्चित रूप से इतनी आसानी से फिर से बाहर नहीं आएगा। जब तक कि कोई बेवकूफ़ घोस्ट कॉफिन को फिर से न खोल दे और जानबूझकर अंदर के भूत को बाहर न निकाल दे, जिससे एक और घटना हो जाए। शायद हुआनगैंग गांव में पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब गांव में कोई अंतिम संस्कार का काम कर रहा था और कहीं से घोस्ट कॉफिन खरीद लाया और गलती से अंदर के भूत को बाहर निकाल दिया, जिससे यह आपदा हुई। अब क्या तुम संतुष्ट हो? अनिकेत का सिर जमीन पर पड़ा था। वह अभी भी जीवित था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। रोहित ने कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, कम से कम मैंने तुम्हारी जान तो बचाई। तुमने दुनिया को बचाने का एक मौका बर्बाद कर दिया, अनिकेत ने कहा। दुनिया को हमें बचाने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुद को बचाने की जरूरत है, रोहित ने जवाब दिया। अनिकेत चुप हो गया। उसने कुछ और नहीं कहा, बस टिप्पणी की, तुम्हारी बातों में कुछ सार है। बहुत सार है ना? मैंने इसे एक फोरम पर देखा था, रोहित ने कहा। कुछ प्रेरणादायक उद्धरण, जैसे अगर दर्द हो तो जाने दो, मूर्खों से बहस मत करो, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझे मारो, ऐसी चीजें। तुम्हें सच में कभी कभी ऑनलाइन जाना चाहिए, बजाय ताबूत में लेटकर मरने का नाटक करने के। अगर तुम मेरा सिर फिर से जोड़ दोगे तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ, अनिकेत ने जवाब दिया। रोहित ने कहा, यह असंभव है, तुम ही एकमात्र चीज हो जो मैंने घोस्ट विलेज की इस यात्रा से पाई है। इस काम ने मुझे कंगाल कर दिया है। मेरे लाखों रुपये घटकर मुश्किल से 2 लाख रह गए हैं। धन्यवाद, मुझे रातों रात अमीर बनने और उसी रात कंगाल होने का एहसास कराने के लिए। इसके अलावा, चूंकि तुम भूतों को नियंत्रित करते हो, मैं तुम्हें आसानी से मार नहीं सकता। कहीं मैं किसी बदला लेने वाले भूत को न जगा दूं और वह मेरे लिए बड़ी मुसीबत का कारण न बन जाए। लेकिन मैं तुम्हें बेच सकता हूं। आखिरकार तुम्हारे अंदर 2 भूत हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, वह एक बॉडी बैग लेकर आया। अनिकेत की सुन्न आंखों ने उसे हैरानी और संदेह के मिले जुले भाव के साथ देखा। यह आदमी सचमुच उसे बेचने के बारे में सोच रहा था, और इसीलिए रोहित ने अनिकेत के शरीर को बॉडी बैग के अंदर डाल दिया। और जहां तक उसके सिर की बात है, रोहित ने उसे अपने नितंबों के पास रख दिया, उसे एक अलग तरह की निराशा का स्वाद चखने के लिए। इस बैग की कीमत कम से कम 2 करोड़ है। निश्चित रूप से कोई इसे मुझसे खरीद लेगा, रोहित ने मन ही मन सोचा। उसने किसी कंपनी पर जबरदस्ती बेचने के लिए रुख किया। आखिरकार सब कुछ भूत ही हैं, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। रुको, अचानक उसने पास में पड़े हरीश पाल पर अपनी नजरें घुमाईं। रोहित तुरंत उठा, अपना सूटकेस उठाया और उसके अंदर की लाश को बाहर फेंकने की तैयारी की ताकि हरीश पाल के लिए भी जगह बन सके। रोहित, तुम मुझे भी बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? हरीश पाल, जो तब तक जाग चुका था, डर के मारे बोला, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन तुम काफी पीले लग रहे हो। क्या तुम किसी बदला लेने वाले भूत के वश में होने वाले हो? वैसे भी बाहर मरना भी मरना ही है, तो क्यों न मुझे ही फायदा पहुंचा दो? रोहित ने कहा, कम से कम मैं तुम्हारी पत्नी के साथ आधी आधी कमाई बांट सकता हूं। जो भी बेचने से मिलेगा आधा तुम्हारे परिवार को जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दूंगा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है कि मैं अभी भी थोड़ा और जी सकता हूं, हरीश पाल ने कहा। उसका चेहरा जीने की प्रबल इच्छा से लाल हो गया था। अध्याय 112, गांव छोड़ना। जैसे ही गांव में मौजूद भूत घोस्ट कॉफिन में चला गया, यहाँ की असाधारण घटनाओं को अस्थायी रूप से खत्म माना जा सकता था। उस बुरे भूत के प्रभाव के बिना घर के बाहर का उदास आकाश धीरे धीरे रोशन हो रहा था। काली रात छंट रही थी, लेकिन उसी समय गायब हो रहा था पूरा जयपुर शहर। हाँ, जयपुर शहर गायब हो रहा था, ठीक एक मृगतृष्णा की तरह। जैसे ही सूरज की रोशनी पूरे गांव पर पड़ी, उसकी सभी इमारतें, घर और सड़कें धीरे धीरे मिटती जा रही थीं, मानो वे कागज पर बनी हुई पेंटिंग्स हों।
उस भूत के घोस्ट कॉफिन में प्रवेश करने के बाद उस नरभक्षी भूत द्वारा छोड़े गए सभी निशान मिट गए। रोहित, जो अपनी चीजें गाड़ी में रख रहा था, ये देखकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। गांव गायब होने वाला है, घायल हरीश पाल ने सदमे में कहा। ये बस अस्थायी रूप से गया है। एक बार जब वह भूत ताबूत से फिर से बाहर आएगा तो जयपुर शहर फिर से प्रकट हो जाएगा, रोहित ने कहा। लेकिन तब तक ताबूत में वह भूत क्या बन जाएगा यह अज्ञात है। शायद उसके भय के स्तर को ऐस जितना ऊंचा परिभाषित किया जा सकता है, उसने आगे कहा। फाइल में जयपुर शहर की असाधारण घटना को केवल बी यानी खतरे के स्तर के रूप में परिभाषित किया गया था, क्योंकि गांव में भूत उस तरह का नहीं था जो हर जगह भटकता रहता हो। खतरे का स्तर बहुत कम हो गया था, लेकिन भय का स्तर बहुत ऊंचा था। जो घोस्ट कंट्रोलर इसके पैटर्न को समझे बिना इसका सामना करेंगे वे निस्संदेह मर जाएंगे। केवल शुरुआत से ही इसका सीधे सामना करने पर ही इसे रोकने का मौका मिल सकता है। और एक बार जब पहला घोस्ट कंट्रोलर मर गया, भूत की क्षमताएं फिर से बढ़ जाएंगी और तब तक उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोहित और अपकिंग एंटरटेनमेंट क्लब के कुछ अन्य लोगों ने इस तरह की निराशाजनक स्थिति का अनुभव किया था। ये बेहतर होगा कि यह भूतिया गांव फिर कभी न दिखाई दे। यह एक ऐसा भूत है जिसका कोई हल नहीं है। अगर यह फिर से बाहर आया तो इसकी कीमत इतनी कम नहीं होगी, हरीश पाल ने कहा। ये बात की समस्या है। इससे भी ऊंचे भय स्तर वाले भूत मौजूद हैं। हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? चलो एक एक कदम करके चलते हैं, रोहित ने अनिकेत के शव वाले बॉडी बैग को गाड़ी में फेंकते हुए कहा। तुम घोस्ट कॉफिन का क्या करने वाले हो? बस इसे यहीं छोड़ दोगे? हरीश पाल ने पूछा। बेशक, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इसका अनुसंधान के लिए बहुत अधिक मूल्य है। इस मिशन का उद्देश्य इस घोस्ट कॉफिन को प्राप्त करना था। मुझे विश्वास है कि वह कंपनी इसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदना चाहेगी। और मैंने देखा है कि तुम्हारा रंग काफ़ी खराब हो रहा है, रंगहीन हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक मरे हुए इंसान जैसा लग रहा है, रोहित ने कहा। क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हरीश पाल को ठंडे पसीने आ गए। वह अच्छी तरह से जानता था कि रोहित क्या साजिश रच रहा है। ये बच्चा उसे एक वस्तु की तरह बेचने की योजना बना रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उसने अनिकेत को अच्छी तरह से पैक किया था। ये शर्म की बात है। एक बार जब नरभक्षी भूत फिर से जीवित हो जाएगा तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। अगर मैं तुम्हें अभी कैद कर लूं तो कोई खतरा नहीं होगा, रोहित ने कहा। हरीश पाल के मुंह के कोने एक गए। ये सब सोचना तुम्हारे लिए ही था। तुम दूसरों को बेचने के बारे में सोचने के बजाय खुद को क्यों नहीं बेच देते? तुम यह नहीं सोचते कि क्या अन्य घोस्ट कंट्रोलर सहमत होंगे या नहीं? भले ही इसका मतलब भूत के फिर से जीवित होने का जोखिम हो, कोई भी तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। चूंकि तुम तैयार नहीं हो तो इसे छोड़ दो। लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मुझे एक मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे इस ताबूत को गाड़ी तक ले जाने में मदद करोगे? रोहित ने कहा। वह प्रणब की स्पोर्ट्स कार है। तुम इतने बड़े ताबूत को अंदर कैसे फिट करने की योजना बना रहे हो? हरीश पाल ने पूछा। मेरे पास निश्चित रूप से अपने तरीके हैं। तुम्हें बस मुझे इसे उठाने में मदद करनी है, रोहित ने जवाब दिया। तो ठीक है। हरीश पाल के पास अनिच्छा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद दो स्पोर्ट्स कारें गांव से बाहर निकलीं। एक कार का पिछला हिस्सा खोल दिया गया था, जिससे वह कीमती वाहन पहचान से परे बर्बाद हो गया था। ये सब एक अलंकृत लाल रंग के ताबूत को ले जाने के लिए किया गया था। घोस्ट कॉफिन को पीछे की सीट पर क्षैतिज रूप से रखा गया था और ढक्कन को गलती से खुलने से रोकने के लिए ऊपर और नीचे से रस्सियों से कसकर बांधा गया था। जीवन और मृत्यु के कगार से गुजरने के बाद रोहित ने वाकई में कुछ चीजें हासिल कर ली थीं, लेकिन उसी तरह उसने कई बड़े जोखिम भी उठाए थे। ये कहना मुश्किल था कि खुश होना चाहिए या चिंतित, लेकिन निश्चित रूप से तत्काल संकट अस्थायी रूप से हल हो गया था। नरभक्षी भूत के फिर से जीवित होने का समय बहुत बढ़ गया था और रोहित अब एक ऐसा भूत नहीं था जो बस कुछ ही महीनों तक जीने वाला था। हालांकि जैसे ही रोहित और हरीश पाल गांव से बाहर जा रहे थे, जयपुर शहर को जाने वाली मुख्य सड़क पर इलाके में पहले से ही मार्शल लॉ लगा दिया गया था। सड़क आधी आधी रोक दी गई थी और चौराहे पर एक दर्जन गाड़ियां रुकी हुई थीं। पेशेवरों ने संचार उपकरण लगा रखे थे, अन्य बारी बारी से पहरा दे रहे थे, दूर स्थित जयपुर शहर में हर हलचल पर कड़ी नजर रख रहे थे। उनके पहनावे से कॉर्पोरेट कर्मी, आधिकारिक केस संभालने वाले और यहाँ तक कि कुछ सफ़ेद लैब कोट पहने हुए शोधकर्ताओं जैसे लग रहे थे। और पास के खुले मैदान में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। पर्यवेक्षक दूरबीन से जयपुर शहर को बारी बारी से देख रहे थे। जब पर्यवेक्षक ने जयपुर शहर को अजीब तरह से गायब होते देखा तो वह तुरंत दंग रह गया। एक स्थिति है, जयपुर शहर गायब हो रहा है। गांव नहीं, वह चला गया है। गांव की दिशा से दो कारें आ रही हैं। लाइसेंस प्लेट की पुष्टि हो गई है। वे जयपुर शहर के अपकिंग एंटरटेनमेंट क्लब के सदस्य प्रणब और हरीश पाल की हैं।
पीछे वाली कार में एक ताबूत है। जल्दी से जाकर रिपोर्ट करो। पर्यवेक्षक ने तुरंत स्थिति की रिपोर्ट की। पास में बने एक टेंट में इस घटना से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्ति हमेशा की तरह एक बैठक के लिए इकट्ठे हुए थे। इसे एक बैठक कहना वास्तव में सिर्फ ये कहने का एक तरीका था कि वे जयपुर शहर से बाहर आने वाले घोस्ट हैंडलर्स से कैसे निपटना है, खासकर रोहित से इस पर चर्चा कर रहे थे। इस ऑपरेशन के प्रभारी सत्य थे। हालांकि वह बहुत बूढ़े नहीं थे, वह अपने 30 के दशक में एक थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे जो महाप्रबंधक के रूप में पूरी कंपनी की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। कंपनी की अनोखी प्रकृति के कारण भले ही वह सिर्फ एक महाप्रबंधक थे, लेकिन वास्तव में उनके पास काफ़ी शक्ति थी, एक ऐसा प्रभाव जो न केवल कंपनी के भीतर बल्कि पूरे जयपुर शहर में भी फैला हुआ था। वास्तव में इस मामले पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सत्य ने मेज पर खटखटाया। कंपनी के कई महत्वपूर्ण प्रमुखों को काफ़ी अधिकारपूर्वक देखते हुए, जयपुर शहर की असाधारण घटना बहुत ही खास है। मुझे नहीं लगता कि रोहित वहां से बिना किसी नुकसान के बाहर आ सकता है। हमें अरविंद जैसे अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स के दबाव को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ अरविंद की टीम को चेहरा दिखाने के लिए हैं, ये ज़्यादातर एक औपचारिकता है। अगर कोई इस घटना को सुलझाने में कामयाब हो भी जाता है, जब तक हम पिछली वादों को निभाते हैं और व्यापार को पूरा करते हैं, वह काफ़ी होगा। आखिरकार जो वे चाहते हैं वह हमेशा कंपनी के कब्जे में रहा है। मेज के चारों ओर बैठे अन्य सभी के चेहरे तनावग्रस्त थे। उनके लिए पिछले कुछ दिन आसान नहीं रहे थे, खासकर जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर समुदाय से दबाव महसूस किया था। बॉस, लेकिन रोहित के साथ बहुत अनिश्चितता है। क्या होगा अगर वह जयपुर शहर से बाहर आ जाता है? और अगर फाइल के मुद्दे के कारण कोई परेशानी होती है तो हम इसे कैसे सुलझाएंगे? देबाश्री, जो पहले रोहित से संपर्क करने के प्रभारी थे, बोली। सत्य ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स को सोचने की समस्या है, हमें नहीं। अगर हमारे अपने अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स के साथ कोई मुद्दा होता है तो निश्चित रूप से उन्हें पूरी तरह से जिम्मेदार होना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें उनके बाद सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा फाइल का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स के साथ है, हमारी कंपनी के साथ नहीं। हमारी कंपनी और उनके बीच के व्यापार में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, अधिक से अधिक ये बस पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने स्वेच्छा से इस मिशन को स्वीकार किया और वे इसे लेने से पहले ही इसमें शामिल जोखिमों को जानते थे। पारदर्शिता की कमी एक सामान्य व्यावसायिक प्रथा है। अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता है। उनका रवैया बहुत दृढ़ था और उन्हें नहीं लगता था कि उनके दृष्टिकोण में कुछ भी गलत था। घोस्ट कॉफिन की फाइलें अत्यधिक गोपनीय थीं। मूल रूप से इसे वापस लाने का काम अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के नागरिक घोस्ट हैंडलर्स को नहीं सौंपा जाना चाहिए था। लेकिन जोखिमों और संभावित नुकसानों का आकलन करने के बाद कंपनी ने रियायतें दी और इस कार्य को एक व्यापार के रूप में जारी किया। बेशक जानकारी को छिपाना सौदे का एक आवश्यक हिस्सा था, भले ही इससे जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हों। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मिशन सफल होता तो कंपनी स्वाभाविक रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर लेती, और अगर यह विफल हो जाता तो कोई नुकसान नहीं होता। जो लोग मरे वे सिर्फ नागरिक घोस्ट हैंडलर थे, महत्वहीन और जिनका कोई मूल्य नहीं था। आखिरकार नागरिक घोस्ट हैंडलर एक टिक टिक करते हुए बम की तरह थे, कभी नहीं जानते कि वे कहाँ फट सकते हैं। उन्हें जयपुर शहर में अपनी किस्मत आजमाने देना बेहतर था। सत्य को विश्वास था कि उनके निर्णय पूरी तरह से सही थे। बॉस, मेरा एक सुझाव है। घोस्ट हैंडलर्स की मानसिक स्थिति बहुत समस्याग्रस्त हो सकती है। हम उनका विश्लेषण उसी तरह नहीं कर सकते जिस तरह हम सामान्य लोगों का करते हैं। अपराधियों की तरह वे $1 के विवाद पर हमला कर सकते हैं। हमें उनके साथ व्यवहार करने में बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति ने अपनी चिंताओं को साझा किया। सत्य ने कहा, मुझे अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब से कुछ नाम मिले हैं। क्लब के सभी 5 सदस्य यहाँ हैं। प्रणब, पलाश, हरीशपाल, मोनिश और मनोज। मैंने उनके मानसिक मूल्यांकन देखे हैं और वे काफ़ी सामान्य हैं। जहाँ तक रोहित की बात है, उसकी स्थिति अभी तक अज्ञात है। उसकी फाइल अरविंद के हाथों में है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम हैं, खासकर इसलिए कि वह बहुत छोटा है और अनुभव की कमी है। हालांकि इस क्षण एक पर्यवेक्षक अचानक अंदर घुस आया। बॉस, एक स्थिति है। 2 कारें जयपुर शहर से निकली हैं और इस तरफ आ रही हैं। हमने चेहरे की पहचान के माध्यम से पुष्टि की है कि एक कार में अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब का सदस्य घोस्ट हैंडलर हरीशपाल है और दूसरा व्यक्ति रोहित है। रोहित अभी भी जीवित है। इस क्षण टैंक में सभी के चेहरे थोड़े बदल गए। सभी लोगों में से उसे जीवित बाहर आना था। ये वही पागल आदमी था जिसने एक ही फ़ोन कॉल से अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स विभाग को मिटाने की धमकी दी थी। सत्य के होंठ थे। वह अभी अनुमान लगा रहा था कि रोहित मिशन पर मर गया होगा और अब उसे यह सूचित किया जाना कि वह बच गया था, एक थप्पड़ जैसा था।
और वह भी इन सभी लोगों के सामने। चलो बाहर चलकर देखते हैं, सत्य ने खुद को मजबूत करते हुए कहा। अध्याय 113 सत्य। सामने गाड़ी चला रहा हरीश पाल वाकई अच्छी हालत में नहीं था। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ का मांस लगातार फूल रहा था और खून बह रहा था। यहाँ तक कि उसे बिना उकसाए भी उसकी पीठ पर मौजूद भूत बेचैन हो गया था, अंदर से बाहर निकलने के लिए बेताब था। इस हालत में हरीश पाल ने सोचा कि वह 10 दिनों से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा और वह भूत की शक्ति का उपयोग किए बिना मर जाएगा। अगर उसने इसका उपयोग किया तो वह तुरंत मर जाएगा। सौभाग्य से मैं जीवित हूँ और गांव से बाहर हूँ। जब तक मैं अगले कुछ दिनों में व्यापार पूरा कर लेता हूँ, तब तक मैं भूत के पुनरुद्धार में देरी कर सकता हूँ और अपनी इस वर्तमान स्थिति से छुटकारा पा सकता हूँ। जैसे जैसे मौत करीब आ रही थी, हरीश पाल बहुत निराश नहीं था। इसके बजाय उसने जीने की एक मजबूत एक उम्मीद महसूस की। आखिरकार उसने मिशन पूरा कर लिया था, भले ही यह एक महंगी जीत थी। हालांकि जैसे ही वह मुख्य सड़क पर आने वाला था, उसने खिड़की से देखा और अचानक चौराहे पर पुलिस की टेप लगी हुई देखी और चारों ओर का क्षेत्र बंद कर दिया गया था। पास में 1 दर्जन से ज्यादा वाहन खड़े थे, बगल की समतल जमीन पर अस्थायी टेंट लगाए गए थे और दर्शकों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। गांव में आने से पहले ये सब तैयारियां नहीं थीं। तुरंत हरीश पाल को कुछ महसूस हुआ। उसने हॉर्न बजाया, खिड़की नीचे की, सिर बाहर निकाला और रोहित को पीछे से चिल्लाया, सामने कोई स्थिति लग रही है, किसी ने नाकाबंदी लगा दी है, ये हमारे लिए तो नहीं है। रोहित, जो गाड़ी चला रहा था, उसने पहले ही आगे की स्थिति देख ली थी। उसने जवाब दिया, घबराओ मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरे लिए है। वे शायद पहले क्लब में मिस देबाश्री की कंपनी से हैं। वे अब यहाँ मेरे साथ पिछले सौदे को अंतिम रूप देने के लिए आ रहे हैं और संयोग से कुछ व्यक्तिगत हिसाब किताब निपटाने के लिए। ऐसा लगता है कि गांव में पहले किया गया फ़ोन कॉल प्रभावी रहा था। अरविंद ने वाकई में धमकी महसूस की थी और कंपनी के लोगों को बाहर आने के लिए मजबूर करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। ये सही है। रोहित के लिए अकेले कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढना, शर्तों पर बातचीत करना या इस रहस्यमय कंपनी को समझना असंभव होगा। इसलिए एक बैठक जरूरी थी, लेकिन वह अकेला इस रहस्यमय कंपनी को गंभीरता से नहीं ले सकता था। यह अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स की भागीदारी के माध्यम से ही हो सकता था। आखिरकार इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स भी फंसे हुए थे। कारें अभी तक पहुंची नहीं थीं। आगे चौराहे पर लोगों की एक पंक्ति खड़ी थी, कुछ छतरियां पकड़े हुए थे और एक मेज लगा रहे थे। वे स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक बातचीत के लिए तैयार थे। जल्द ही रोहित ने ब्रेक लगाया। दोनों कारें सड़क के किनारे रुक गईं और वह और हरीश पाल एक साथ बाहर निकले। नमस्ते मिस्टर रोहित, मिस्टर हरीश पाल, मैं सत्य हूँ, इस कंपनी का मुख्य प्रभारी व्यक्ति। मैंने ही मैनेजर देबाश्री को इस लेन देन की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। इससे पहले कि हम काम पर आएं, मुझे आप दोनों को आपके मिशन की सफल समाप्ति पर बधाई देनी चाहिए, जयपुर शहर में असाधारण घटनाओं को हमेशा के लिए सुझाने के लिए। सत्य मुस्कुराते हुए आगे आया, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। बॉस, सत्य को बस अपना वादा निभाने की जरूरत है, हरीश पाल ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। उसकी मुख्य चिंता भूत के पुनरुद्धार के समय को बढ़ाने की विधि थी। बेशक, ये तो तय है। यहाँ कंपनी की विश्वसनीयता दांव पर है। कृपया निश्चिंत रहें मिस्टर हरीश पाल। क्या आप दोनों बैठकर कुछ पीना चाहेंगे? मैंने आपके लिए शैंपेन तैयार की है ताकि आप जश्न मना सकें और थोड़ा आराम कर सकें। रोहित, हालांकि शांत भाव से बॉडी बैग ले जा रहा था, उसे देखकर बोला, 6 घोस्ट हैंडलर में से 4 मर गए, एक पुनरुद्धार के कगार पर है और दूसरा जिसके पेट में अनकहा गुस्सा भरा हुआ है। अब आप हमें बधाई दे रहे हैं और शैंपेन खोल रहे हैं। क्या आप हमारी जिंदगी को गंभीरता से नहीं लेते, या क्या आप सोचते हैं कि आप हमें बच्चों की तरह मान सकते हैं जिन्हें बहलाया जा सकता है? सत्य के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कठोर हो गई। ये हरीश पाल तो आसानी से निपट जाने वाला है, बस एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन ये रोहित, उसकी मानसिक स्थिति बहुत स्थिर नहीं है और वह खुद बेहद खतरनाक है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। ये हमारे बीच एक सौदा है ना? सत्य ने बोलना शुरू किया। एक सौदा? हाँ, ये सही है। तो भयंकर भूतों के पुनरुद्धार को नियंत्रित करने की विधि कहाँ है? रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने पहले मिस देबाश्री को चेतावनी दी थी, कोई चाल मत चलना, वरना मैं सुरागों का पता लगाऊंगा और तुम्हारे पूरे परिवार से निपटूंगा। अब जब जयपुर शहर में असाधारण घटना सुलझ गई है, तो क्या बॉस सत्य के लिए अपना वादा निभाने का समय नहीं है? सत्य हंसकर बोला, बेशक, ये पहले से तय था। भयंकर भूतों के पुनरुद्धार को नियंत्रित करने की विधि आपको कुछ समय बाद दी जाएगी। कृपया आश्वस्त रहें कि हमारी कंपनी वादों को निभाने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है और बिल्कुल भी अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगी। कुछ समय बाद? कुछ समय बाद कितना लंबा है? 10 दिन, आधा महीना या 1 साल? आपको भयंकर भूतों के पुनरुद्धार को नियंत्रित करने की विधि अभी सौंपनी होगी, रोहित ने ठंडे चेहरे के साथ कहा।
सत्य ने कहा, इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। हमें पहले आपकी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, फिर कंपनी उसे प्रासंगिक डेटा मिलान के लिए प्रयोगशाला में ले जाएगी। इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह, और हमें परिणाम मिल जाएंगे। कंपनी यह निर्धारित करेगी कि कौन सा भूत आपके लिए नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त है, ताकि भूतों के बीच संतुलन को बेहतर ढंग से बनाए रखा जा सके। जबकि हम 100% सफलता दर की गारंटी नहीं दे सकते, ये फिर भी आंख बंद करके अन्य भूतों को नियंत्रित करने की कोशिश करने से कहीं ज़्यादा है। जहां तक प्रक्रिया के विवरण की बात है, वह एक कंपनी का रहस्य है और मैं आपको नहीं बता सकता। रोहित ने माथे पर शिकन डाली। आपकी सफलता दर क्या है? 20% से ज़्यादा नहीं, सत्य ने कहा। विशेष रूप से ये लगभग 15% सफलता दर है। आपको आभारी होना चाहिए कि यह विधि दिन ब दिन ज़्यादा परिपक्व हो रही है। ध्यान रखें कि 3 महीने पहले सफलता दर 5% से कम थी। 20% से भी कम सफलता दर के साथ दूसरे भूत को नियंत्रित करने का मौका। बड़े जोखिम के बावजूद इसे कोशिश करने का एक मजबूत आवेग महसूस होता है। हालांकि मानव त्वचा के कागज के साथ भयंकर भूतों को नियंत्रित करने की विधि की 100% सफलता दर है। बस लागत यह है कि एक भूत को मानव त्वचा के कागज द्वारा खाए जाने के लिए दे दिया जाए। जब एक दूसरे की तुलना की जाती है तो बाद वाला स्पष्ट रूप से बेहतर है, लेकिन बाद वाले में बड़े छिपे हुए खतरे और जोखिम आते हैं। क्या सफलता की संभावना को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता? रोहित ने फिर से पूछा। मुझे उस बारे में यकीन नहीं है, मैं प्रयोगशाला का प्रमुख नहीं हूँ, सत्य ने कहा। अभी भी रहस्य छिपा रहे हो, है ना? रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, इस चीफ सत्य को अशुभ रूप से देखते हुए। चलो थोड़ी देर के लिए सौदे को एक तरफ रखते हैं। तुम अभिलेखागार के बारे में क्या जानते हो? अभिलेखागार? कौन से अभिलेखागार? मेरे पास जयपुर शहर की घटना की फाइलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने सुना है कि तुम एक अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट कंट्रोलर बनने के आधे रास्ते में हो और तुम्हारे पास पहले से ही अपना समर्पित ऑपरेटर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ड्यूटी पर नहीं हो, तुम्हें किसी भी असाधारण घटना की फाइल की जांच करने की योग्यता होनी चाहिए। क्या तुमने अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट कंट्रोलर से जयपुर शहर की असाधारण घटना की फाइलों का अनुरोध नहीं किया है? बहरा और गूंगा होने का नाटक कर रहे हो? रोहित का चेहरा गहरा हो गया। मुझे सच्चाई चाहिए, और अगर तुम इसे नहीं बताते तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें फिर से कभी बोलने में सक्षम नहीं कर सकता? शांत हो जाओ, मैं वाकई नहीं जानता, सत्य ने बहुत शांत भाव से कहा। उसके चेहरे पर एक मासूम लग रहा था। अगर तुम यहाँ वाकई में कुछ करने का इरादा रखते हो तो पिछला सौदा खत्म हो जाएगा और तुम्हारी यहाँ की यात्रा व्यर्थ होगी, जो इसके लायक नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे हाथ में आने से पहले तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। ये देखकर हरीश पाल का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से कहा, रोहित, तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते और चीज़ों को खराब नहीं कर सकते। इतने लोग मर गए और हम में से केवल 2 ही जीवित रहे। अगर तुम उसे मार देते हो तो हमने वाकई में ये जोखिम व्यर्थ में उठाया। युवा लोग जल्दबाजी करने वाले होते हैं। क्लब में भी पहले ऐसा ही था। बिना एक भी शब्द कहे मुक्केबाजी का सहारा लेते हैं। उनसे तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। अध्याय 114। मैं नहीं सुनूंगा। सत्य का चेहरा बहुत शांत था, क्योंकि उसका आत्मविश्वास वर्तमान स्थिति के स्पष्ट आकलन से उपजा था। कंपनी की ऊर्जा, उसके पीछे का समर्थन, प्रयोगशाला का महत्व और भयंकर भूतों के पुनरुत्थान को नियंत्रित करने की विधि, ये सभी तत्व एक साथ आए। उन्होंने उसे, एक साधारण व्यक्ति को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति दी। इसलिए रोहित, एक घोस्ट हैंडलर का सामना करते हुए भी वह डरता नहीं था। ये केवल उसके दिल में भूतों का डर था जिसने उसे कुछ हद तक घबराया हुआ महसूस कराया, लेकिन उसे विश्वास था कि जब तक रोहित में थोड़ी भी तर्कशीलता बची रहेगी, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये घोस्ट हैंडलर अभी भी जीवित रहने के लिए कंपनी पर निर्भर थे। रोहित, मेरे हाथ में तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी है और मुझे तुम्हारे पारिवारिक पृष्ठभूमि और मूल के बारे में भी एक सामान्य समझ मिली है। सत्य ने रोहित की कुछ अस्थिर मानसिक स्थिति को देखकर तुरंत बोलना शुरू कर दिया। एकल माता पिता वाले परिवार में पले बड़े, तुम्हारा रहने का माहौल लाभप्रद नहीं था, बल्कि मुश्किल था। हॉन्टेड कॉलेज घटना के बाद गलती से एक घोस्ट हैंडलर बनकर तुम्हें, अपनी राय में, बाहर निकलना और पैसा कमाना चाहिए। शायद मेरा वर्णन थोड़ा अश्लील है, लेकिन ये बहुत वास्तविक है और मुझे इस तरह की सामान्य इच्छाएं नापसंद नहीं हैं। और अब, अगर तुम मेरे साथ सहयोग करते रहते हो तो तुम्हारे पास तुरंत वह सब कुछ होगा, सत्य ने कहा और फिर मैनेजर देबाश्री की तरफ हाथ से इशारा किया। मैनेजर देबाश्री, आपने मिस्टर रोहित को एक भयंकर भूत के साथ कैद किए गए भूत को खरीदने के लिए क्या कीमत की पेशकश की थी? बाजार मूल्य 1 करोड़, देबाश्री ने कहा। सत्य ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं समझ गया। फिर उसने रोहित की ओर फिर से देखा। मैं जानता हूं कि तुमने असाधारण घटना को सुलझाने में एक बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन मैं वाकई में फाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। इसमें अत्यधिक वर्गीकृत जानकारी शामिल है।
मैं सिर्फ एक कंपनी का बॉस हूं जिसके पास असाधारण घटनाओं की फाइलों तक पहुंचने की मंजूरी नहीं है, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। हालांकि कोई बात नहीं, हमारी कंपनी ने हमेशा सद्भाव को महत्व दिया है। तो हम आज तुम्हारे द्वारा कैद किए गए भूत को 50% प्रीमियम पर खरीदने के लिए तैयार हैं, यानी 1,50,00,000। तुम क्या सोचते हो? उसने रोहित को पीछे हटने के लिए भयंकर भूतों के पुनरुत्थान को नियंत्रित करने की विधि का सख्ती से उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने एक नर्म और अधिक सीधा दृष्टिकोण का उपयोग किया, लाभ के साथ उसे सुरक्षित किया। इस दुनिया में भूतों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन लोगों को किया जा सकता है। रोहित को चुप देखकर हरीश पाल ने सलाह दी, रोहित, हालांकि मुझे नहीं पता कि फाइल का इस मामले से क्या लेना देना है, मुझे उम्मीद है कि तुम संयम रखोगे और जल्दबाजी में काम नहीं करोगे। चलो आज के बाद इस बारे में बात करते हैं। हमारे जैसे लोग ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। हम भूत के पुनरुत्थान से निपटने के लिए अपने समय को बढ़ाने के बाद तुम जो चाहो उसकी जांच कर सकते हो। तुम क्या कहते हो? उस क्षण रोहित ने जैसे कुछ सुना ही नहीं था और सत्य की ओर एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ देखा। मैं एक बार और पूछूंगा, फाइल के बारे में सच्चाई क्या है? विषय बदलने की कोशिश मत करो। मेरी राय में एक सौदा है और फाइल एक अलग मामला है। मैंने तुम्हारे लिए असाधारण घटना से निपटा है और हमारा सौदा पहले ही पूरा हो चुका है। मैंने अपनी तरफ का सौदा निभाया है और अब तुम्हारी कंपनी के लिए इनाम देने का समय है, लेकिन तुम्हारी कंपनी को फाइल के लिए मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। कोई क्यों नहीं, कोई कारण की ज़रूरत नहीं है। किसी ने गलती की है और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, बस इतना ही। उसे फाइल में चूक के पीछे का कारण और क्यों यह इस रहस्यमय कंपनी से जुड़ा था, इसे समझना था। अधूरी फाइल के कारण रोहित खुद लगभग मर गया था। अगर अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स की फाइल में यह उल्लेख होता कि अनिकेत अभी भी जीवित था या घोस्ट कॉफिन का अस्तित्व था, तो रोहित को इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता और मुद्दा बहुत पहले ही सुलझ जाता। इसलिए किसी को जवाबदेह ठहराया जाना था। या तो इस कंपनी के बॉस या अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर्स में से किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। वरना अगर ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न हुई तो रोहित को विश्वास नहीं था कि उसे वही किस्मत मिलेगी। रोहित की जिद को देखकर सत्य कुछ हद तक असहाय हो गया और कहा, तुम्हें वाकई में इस पर टिके नहीं रहना चाहिए। इस दुनिया में कई चीज़ों में कोई स्पष्ट सही या गलत नहीं होता, केवल लाभ की डिग्री होती है। फाइल में जानकारी छिपाना आवश्यक है क्योंकि दांव पर बड़े हित हैं, जिससे कुछ बलिदानों को सार्थक बनाया जा सकता है। जब हमारी कंपनी ने ये काम जारी किया तो यह एक कोशिश करके देखे दृष्टिकोण के साथ था। हम शुरुआत में बहुत आशावादी नहीं थे। अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब से तुम 5 और तुम, रोहित, कुल मिलाकर 6 लोग अधूरी जानकारी के साथ अंदर गए। हमारी कंपनी ने आकलन किया था कि तुम सभी के जीवित रहने की संभावना 1% से कम थी और इस घटना को सुलझाने की संभावना 10% से कम थी। लेकिन तुम बच गए और बचे हुए तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। यही सबसे महत्वपूर्ण है ना? तुम इसे इतना तर्कसंगत बनाते हो, लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो तर्क की बात करना पसंद नहीं करता। रोहित का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहीं से एक हैंडगन निकाली, उसे तुरंत सत्य के सिर पर दबा दिया। सत्य ने सोचा था कि उसके शब्द रोहित को स्थिर कर देंगे, लेकिन जब उसने उसे एक हैंडगन निकालकर अपने सिर पर दिखाते देखा तो वह पल भर के लिए दंग रह गया। हालांकि उसके माथे पर ठंडे धातु की भावना ने उसे बताया कि रोहित ने वाकई में उस पर अपनी बंदूक तान दी थी। ये पागलपन पूरी तरह से अतार्किक। एक पल में उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा, डर का भाव सामने आया। उसने जो कुछ भी कहा था, क्या रोहित ने उसे बिल्कुल नहीं सुना था? उसे मारने में क्या फायदा था? ये परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं लाएगा और वे भयंकर आत्माओं के पुनरुत्थान को नियंत्रित करने की मुश्किल से मिली विधि भी खो देंगे। कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति इस तरह से काम नहीं करेगा। शांत हो जाओ, रोहित। सत्य ने अपने हाथ ऊपर उठाए, स्थिर खड़ा रहा, कोई अचानक हरकत करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से चिल्लाया, अगर तुम वाकई मुझे मार देते हो तो चीजें गंभीर हो जाएंगी। शांत हो जाऊं? मैं तुम्हें मारने के बाद शांत हो पाऊंगा। अगर कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो तुम इसे लोगे, वरना भविष्य में इसी तरह की घटनाएं फिर से होंगी। तुम्हारे मरने के बाद कोई भी मुझे असाधारण घटनाओं का सामना करने पर नकली फाइलें देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगली बार वे मुझे झूठी जानकारी देने के परिणामों को समझेंगे, रोहित ने ठंडेपन से कहा। ये सुनकर सत्य को अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। रोहित के इरादे को महसूस करते हुए यह आदमी एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किसी को मारना चाहता था। रोहित को ये जानने की जरूरत नहीं थी कि पर्दे के पीछे कौन तार खींच रहा था, और न ही उसे जानने की जरूरत थी। उसे बस दूसरों को यह समझने की जरूरत थी कि जो उससे भिड़ेगा वह निश्चित रूप से मरेगा। और सत्य बस एक बलि का बकरा था जिसे रोहित ने ढूंढ लिया था, और इस बलि के बकरे की स्थिति निश्चित रूप से काफी ऊंची थी। क्लिक क्लिक।
हैंडगन की सुरक्षा के खुलने की आवाज़ सत्य के कानों तक साफ साफ पहुंची, उसके माथे और बंदूक के मुंह के बीच संपर्क के माध्यम से। डर उसकी आत्मा से बाहर निकलता हुआ लग रहा था, उसके पूरे अस्तित्व को सराबोर कर रहा था। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, यह मुद्दा। सत्य तात्कालिकता के पसीने के साथ फिर से बोलना शुरू कर दिया, समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं सुन रहा। धड़ाम चल रहा। अगले ही पल एक बंदूक की गोली चली।